जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेलवे साइंस 3200 के 15वें सेट की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने रेलवे साइंस 3200 का सेट 14 डिस्कस करा था, जहां पे हम लोग वैसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करे थे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग वैसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच सही संबंध की पहचान करें। ऑप्शन है आपका r इक्वल टू 2uv बटा u प्लस भी, दूसरा ऑप्शन है r इक्वल टू u प्लस भी बटा 2uv और तीसरा ऑप्शन है r इक्वल टू 2 इंटू यू प्लस भी बटा uv और चौथा ऑप्शन है आपका r इक्वल टू uv बटा 2 इंटू यू प्लस भी। बहुत सारे मित्र कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी ये किस टाइप का फॉर्मूला है, ऐसा तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच सही संबंध की पहचान करें। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या r होती है और साथ ही साथ जो वस्तु दूरी u होती है और साथ ही जो प्रतिबिंब दूरी v होती है, इस तीनों में क्या होता है, संबंध होता है। और मेरे मित्र, इस संबंध को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दर्पण सूत्र से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी दर्पण सूत्र तो गोलीय दर्पण के फोकस, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध बताता है। बिल्कुल मेरे मित्र, आप सभी जब दर्पण सूत्र की बात करते हो तो कहते हो सर ये 1 बटा एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू होता है। मेरे मित्र, आप सभी ये भी तो कहते हो कि गुरुजी एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है। तो क्या अगर हम यहाँ पे एफ का वैल्यू आर बाई 2 रखें तो ये फॉर्मूला नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग दर्पण सूत्र में f के जगह r बाई 2 रखते हैं तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये 1 बटा क्या हो जाएगा, r बटा 2 इक्वल टू 1 बटा v प्लस 1 बटा u हो जाएगा। मेरे मित्र, अगर हम लोग इसको उल्टेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी 2 बटा r इक्वल टू 1 बटा v प्लस 1 बटा u हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, तो सर सिंपल इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं 2 बटा आर इक्वल टू भी और यू का एलसीएम लीजिएगा तो क्या कहिएगा कि गुरुजी ये भी यू हो जाएगा। अच्छा, आप इसको भी यू लिख दो या यू भी लिख दो, दोनों बात बराबर ही है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो इस भी से इसको काट देंगे तो यहाँ पे हम लोग u लिख सकते हैं, और इस u से इसको काट देंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, r इंटू क्या हो जाएगा, u प्लस भी, r इंटू यू प्लस भी इंटू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2vu। क्या हो जाएगा, 2vu। ध्यान देंगे कि आप सभी r इक्वल टू यहाँ पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी r इक्वल टू हम लोग 2vu बटा क्या कहिएगा, u प्लस भी। क्या कहेंगे, u प्लस भी। तो देख लीजिए कि आपका जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपके किस ऑप्शन में है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये फॉर्मूला हमारे पहले ही ऑप्शन में हमें मिल रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि 2vu है तो इसको हम लोग 2u भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस यहाँ पे कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए। आप सभी क्या याद रखेंगे, आप सभी याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के लिए जो दर्पण सूत्र होता है वो 1 बटा एफ इक्वल टू बटा भी प्लस 1 बटा यू ये होता है। और हम लोग क्या कहते हैं कि सर गोलीय दर्पण के लिए या दर्पण के फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच जो संबंध बताने वाला फॉर्मूला होता है वो क्या कहलाता है, हमारा दर्पण सूत्र कहलाता है। चूंकि हम सबों को मालूम है कि f इक्वल टू आर बाई 2 होता है, f इक्वल टू क्या होता है, आर बाई 2, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर 2 बटा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 बटा आर इक्वल टू 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू हो जाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो सर
अगर कहीं पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच क्या संबंध होता है, तो हम लोग कहेंगे 2/r = 1/v + 1/u होता है। और गोलीय दर्पण के फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के बीच क्या संबंध होता है, तो 1/f = 1/v + 1/u कहेंगे। या मेरे मित्र ये जो यहाँ पे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच सही संबंध की पहचान करें, तो अगर आपके ऑप्शन में ये वाला रहता, इस तरह का फॉर्मूला, तो आप इसको भी टिक करते। या फिर आप ये भी याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो किसके बराबर होता है, तो सर 2vu/u + v के बराबर होता है। तो आप ये कह सकते हैं कुल मिला के आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला, साथ ही साथ ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। मेरे मित्र आप सबों को मैंने पीछे के कई वीडियो सेशन में बताया है कि हम लोग जो अपने घर में एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उससे क्या होता है, तो सर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस निकलती है और ये CFC हमारे ओजोन लेयर में क्षरण का कारण बनता है, यानी कि ओजोन में छिद्र होने का कारण बनता है। आप सबों को भली भांति मालूम है कि जो हमारा ओजोन लेयर सप्ताप मंडल में उपस्थित है हमारे वायुमंडल में, वह हम सबों को किस चीज से बचाता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी सूर्य के अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। अगर ओजोन लेयर ना रहे तो क्या होगा, तो सर जितने भी मानव हैं या जितने भी जंतु हैं वो कहीं ना कहीं स्किन के प्रॉब्लम से क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो आपको स्किन कैंसर या फिर आप कह सकते हो अल्ट्रावायलेट रे से होने वाले अन्य हार्मफुल जितने भी प्रभाव हैं, इन सभी से बचाने के लिए भगवान ने पहले ही आपके वायुमंडल के समताप मंडल में एक लेयर बनाया हुआ है जिसको हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। लेकिन मानव की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा ठंडी पे हमें गर्मी चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी पे हमें ठंडी चाहिए, हमें ठंडा पानी चाहिए, तो हम लोगों ने क्या करा, एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सभी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनसे क्या हुआ सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस निकला, जो क्या किया, तो सर ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ओजोन लेयर को पतला करते चला गया और सर उसमें क्या हो गया है, होल हो गया है। तो मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। पहले जो रेफ्रिजरेटर या आपका एसी वगैरह आता था उससे बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता था, लेकिन अब पूरे विश्व में ये चीज क्या कर दिया गया है सर, बैन कर दिया गया है कि आप वैसा रेफ्रिजरेटर या एसी बनाए जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन है वो क्या हो सके, न के बराबर हो सके। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। पहला ऑप्शन है यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्गमन को कम करेगा। बिल्कुल कम करेगा सर, क्योंकि CFC के वजह से आपके ओजोन लेयर में होल हो रही है और CFC उत्पादन का एक मेन रीजन रेफ्रिजरेटर और एसी को माना जाता था। तो यहां पे मानक लग गया है कि आपको ऐसा एसी और रेफ्रिजरेटर नहीं बनाना है जिससे CFC निकले, तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, तो सर ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले CFC के निर्गमन को क्या करेगा सर, कम कर देगा, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का जो उत्पादन होगा वो कम हो जाएगा। मेरे मित्र ये तो आपका बिल्कुल ही सहायक होगा। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि यह ऑक्सीजन अणुओं से CFC के उत्पादन को कम करेगा। मेरे मित्र ऑक्सीजन अणु से CFC नहीं बनता है। नेक्स्ट है कि इससे CFC ओजोन अणुओं में बदल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है सर। यह ऑक्सीजन के अणुओं को ओजोन में बदलने में सहायक होगा, सर ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के जो अणु होते हैं, एक्चुअली जब हम लोग ओजोन की बात करते हैं तो सर ओजोन के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है सर, O3 होता है और इसको ऑक्सीजन का अपरूप बोला जाता है। सीधे सीधे पूरे विश्व में ऐसा रेफ्रिजरेटर और एसी बनाने के लिए बोला गया है जिससे CFC क्या हो सर, कम उत्पादित हो, तो हम कहेंगे सर CFC का उत्पादन कम होगा, जिस वजह से ओजोन लेयर का जो डिप्लेशन है उसमें कमी होगी। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि ओजोन सतह की मोटाई किस में मापी जाती है, ओजोन की मोटाई किस में मापी जाती है, तो आप सभी याद रखेंगे ओजोन की मोटाई मापने का जो इकाई होता है उसको हम लोग डॉप्सन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, डॉप्सन कहते हैं। ओजोन लेयर हमें किस चीज से बचाता है, आप कहेंगे सन के अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। और साथ ही ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है, O3
क्या है, ऑक्सीजन के अपरूप हैं, यानी कि ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मेरे मित्र बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि कुल डैश तत्वों में से डैश तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है, जिसमें से 94 आपका जो है वो कहाँ पे फाउंड होता है सर, प्राकृतिक में फाउंड होता है, और जो आपका 24 है उसको हम लोग प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं, प्रयोगशाला में तैयार कर सकते हैं, यानी कि लैब में तैयार कर सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि कुल डैश तत्वों में से, तो आप कहेंगे कुल 118 तत्वों में से 24 तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग तत्व की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सर, आप सभी कहेंगे 118, जिसमें से 94 प्राकृतिक और 24 क्या होंगे सर, प्रयोगशाला में निर्मित किए जाएंगे। आप सभी यहां पे ध्यान में रखेंगे कि तत्व जो है वो वैसा पदार्थ होता है जिसका और टुकड़ा नहीं हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इसी तत्व को हम लोग कितने ग्रुप में बांटते हैं, तो सर इसी को हम लोग धातु, अधातु और उपधातु के कैटेगरी में बांटते हैं। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु के कैटेगरी में बांटते हैं। आप कहेंगे सर धातु क्या होता है, तो सर जिससे विद्युत धारा आसानी से पास हो जाती है, अधातु जिससे विद्युत धारा आसानी से पास ना हो। ध्यान में रखेंगे कि उपधातु को बीच में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उपधातु वे होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और मेरे मित्र आपकी जानकारी के लिए आप सबों को बता दूं कि जो धातु है ये आपको समानता किस अवस्था में मिलेंगे, आप सभी याद रखना कि धातुएं समानता आपको ठोस अवस्था में देखने को मिलती है। धातुएं समानता किस अवस्था में देखने को मिलेगी, ठोस अवस्था में, जबकि अधातुएं समानता आपको किस अवस्था में देखने को मिलेगी, तो आप सभी याद रखना गैसीय अवस्था में देखने को मिलेगी। किस अवस्था में सर, गैसीय अवस्था में देखने को मिलेगी। तो अगर कहीं पे भी किसी गैस की बात की जा रही है तो आप समझ जाना कि गैस किससे बिलोंग करेगा, अधातु से, तो वो क्या होगा, हमारा नॉन मेटल होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बताइए चिला जी, V = IR। क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? आप कहेंगे सर प्रतिरोध 2 ओम है और साथ ही साथ हमारा जो धारा है वो 5 ओम है, तो 2 पंचे 10 होता है, विभवांतर कितना हो जाएगा सर, 10 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे मित्र कि जनन में मूल घटना क्या है, यानी कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मूल घटना क्या होता है। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम सभी कहते हैं इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स की जरूरत होती है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो मेल का नेचर होगा वो अलग होगा, फीमेल का जो नेचर होगा वो अलग होगा, यानी कि इस दोनों का जो सर डीएनए होगा वो भी क्या होगा, आप कहेंगे सर अलग अलग होगा। क्या होगा सर, अलग अलग होगा। लेकिन मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हो कि रिप्रोडक्शन के दौरान जब मेल का स्पर्म और फीमेल का सर ओवम दोनों एक दूसरे के साथ मिलता है तो डिफ्यूज होने के बाद ये क्या बना लेता है, आप कहते हो गुरुजी ये जाइगोट बना लेता है। मेरे मित्र ये जो जाइगोट फॉर्म होता है इसमें भी क्या होते हैं, तो सर इसके जो माता पिता हैं, जो मेल और फीमेल गैमेट्स बोल रहे हैं, इसको हम लोग रिप्रोडक्शन में क्या कहते हैं सर, पेरेंट्स बोलते हैं। तो जो आपका जाइगोट है, इस जाइगोट में क्या होगा, तो सर मेल और फीमेल के जो डीएनए है उसका प्रॉपर्टीज आएगा, मतलब हम कह सकते हैं अनुवांशिक गुण आएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मेनली जो काम होता है वो क्या होता है, तो सर जो डीएनए होते हैं पेरेंट्स के, उसका एक प्रतिकृति तैयार होता है। मतलब आपसे जो ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि जनन में मूल घटना क्या है, तो आप कहेंगे जनन में मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति का तैयार होना है। क्यों? क्योंकि जो अनुवांशिक गुण है वो माता पिता से किस में ट्रांसफर होते हैं, ऑफस्प्रिंग में। और ये जो अनुवांशिक गुण है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो सर स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे के साथ डिफ्यूज करते हैं। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि डीएनए की प्रतिकृति। नेक्स्ट आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी प्रोटीन का निर्माण स्थल किसे बोला जाता है। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन का निर्माण स्थल राइबोसोम को बोला जाता है, या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, आप सभी कहेंगे राइबोसोम।
कोशिका विभाजन ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये क्या है। तो कोशिकीय जनन की प्रक्रिया है। जहां पे भी चला जी कोशिका विभाजन की बात की जाएगी कि व्हाट इज सेल डिवीजन, तो आप सभी कहेंगे कोशिकीय जनन की प्रक्रिया। कोशिकीय जनन की प्रक्रिया क्या कहलाती है सर? सेल डिवीजन कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल डिवीजन कहलाती है। मेरे मित्र सेल डिवीजन क्या होते हैं? तो सर मूल रूप से तो दो प्रकार होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ते तीन प्रकार हैं। कौन कौन सा? तो समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और असूत्री कोशिका विभाजन। मेरे मित्र असूत्री कोशिका विभाजन जो होती है वो जो पुराने जीव होते हैं या छोटे छोटे जीव होते हैं बैक्टीरिया वगैरह उसमें देखने को मिलता है। लेकिन समसूत्री कोशिका विभाजन की बात करते तो क्या कहते हैं कि सर ये वैसा कोशिका विभाजन होता है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है यानी कि जो आपका डॉटर सेल होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। सम मतलब समान, यानी कि समान गुणसूत्रों की संख्या वाला कोशिका विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाएगा। और आप सभी अपनी जानकारी के लिए हमेशा अपडेट रखेंगे कि समसूत्री कोशिका विभाजन आपके बॉडी के उन हिस्सों में होती है जहां पे सर किसी चोट वगैरह के लगने से या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह से घाव हो जाता है, और या आप कह सकते हो कि सर जिस अंग में वृद्धि की जरूरत होती है वहां पे कोशिका जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। मेनली रूप से समसूत्री कोशिका विभाजन जो टूटे फूटे उत्तक होते हैं उसके मरम्मत के लिए और साथ ही साथ आपके बॉडी के वृद्धि के लिए क्या होता है सर? रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन अगर हम लोग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात करते हैं तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। और मेनली ये जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है ये किसमें होता है? तो सर जो जनन कोशिका होते हैं, गोनेड सेल होते हैं, उसमें आपको क्या होती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन देखने को मिलती है। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे डैश कहा जाता है। मेरे मित्र मैंने कई दफा आप सबों को बताया है कि व्हेन वी डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन, जब हम लोग ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की बात करते तो क्या कहते हैं कि गुरुजी ऑक्सीकरण के प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुटता है जबकि हाइड्रोजन क्या होता है? हटता है। और जब हम लोग बात करते हैं रिडक्शन की तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी को हिंदी में अवकरण बोला जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन हटता है। चला जी आपसे क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे डैश कहा जाता है। हाइड्रोजन का त्याग होगा तो उसे सर ऑक्सीडेशन कहेंगे या फिर उसको हम लोग ऑक्सीकृत होना कहेंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे क्वेश्चन करा गया कि हाइड्रोजन का त्याग करता है तो आपने झट से बोल दिया कि सर ऑक्सीकृत हुआ। अगर क्वेश्चन करा जाता कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को अपने में जोड़ता है तो भी क्या होगा सर? ऑक्सीकृत ही हुआ। अब अगर क्वेश्चन ये करा जाता कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन को अपने में जोड़ता है तब क्या कहते हैं? अवकरण हुआ यानी कि अपचयित हुआ आंसर होता। और अगर ये कहा जाता है कि यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तब हम लोग क्या कहते हैं? सर अपचयित हुआ। तो इस तरीके से भी आप इस चीज को अपने माइंड में रखेंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि NaOH के 1 बिलियन की 5 मिलीलीटर मात्रा HCl के एक दिए गए बिलियन की 5 मिलीलीटर मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनीकृत हो जाती है। मतलब क्या हुआ सर कि 5 मिलीलीटर, मान लीजिए कि ये आपका इसमें 5 मिलीलीटर क्या है? 5 मिलीलीटर आपका NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और कहा जा रहा है कि इसमें जब हम लोग 5 मिलीलीटर HCl मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है? पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से सर उदासीन हो जाता है। आपसे ये कहा जा रहा है कि यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन की 10 मिलीमीटर मात्रा लेते हैं तो इसे उदासीनीकृत करने के लिए आवश्यक HCl विलयन की मात्रा कितनी होगी? आप कहेंगे सर 5 मिलीलीटर क्षार में आप 5 मिलीलीटर अम्ल दिए हैं तो जाहिर सी बात है कि 10 मिलीलीटर क्षार में भी आप कितना दीजिएगा? 10 मिलीलीटर अम्ल दीजिएगा। तो सही आंसर सीधे क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 कि कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है। मेरे मित्र आप सभी को मालूम है कि जब हम लोग श्वसन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये वैसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम लोग पचे हुए भोज्य पदार्थ से यानी कि सरल भोज्य पदार्थ से क्या करते हैं? ऊर्जा का निष्कासन करते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि हम लोग जो भोजन करते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन ये ऊर्जा ऐसे नहीं मिल जाती हमने खाया और ऊर्जा मिल गया, ऐसा नहीं होता है।
पहले तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जो भोजन हम लोग करते हैं वो जटिल रूप हैं किसके, तो सर जो अलग अलग कार्बनिक पदार्थ हमारे बॉडी में होते हैं उस चीज के। ध्यान में रखिएगा कि इस जटिल भोज पदार्थ को जब हम लोग ग्रहण करते हैं तो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इसे क्या करता है, पचाता है। एक्चुअली पचाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको खत्म कर देता है, पचाने का मतलब ये होता है कि जटिल भोज पदार्थ आपने ग्रहण किया है, हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम उसे क्या करता है सर, सरल भोज पदार्थ में तब्दील कर देता है, एज यू मीन ग्लूकोज में तब्दील कर देता है। और मेरे मित्र ये ग्लूकोज जब आप श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के सहारे ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत होने के उपरांत आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन आप सभी को ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, या आप कह सकते हो ग्लूकोज से जो ऊर्जा निकलती है ये दो चरणों में निकलती है। पहला चरण में क्या होता है, तो सर पहला चरण में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में जो आपका ग्लूकोज है वो कोशिका द्रव में किस में टूट जाता है, तो हम लोग कहते हैं सर कोशिका द्रव में ये पायरुविक अम्ल में टूट जाता है, और पायरुविक अम्ल फिर ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कितने टूट जाता है सर, एटीपी, जिसको हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। मेरे मित्र इसी को ऊर्जा की मुद्रा भी कहा जाता है। आपके शरीर का क्या कहा जाता है सर, फ्यूल भी कहा जाता है। ऐसे तो आपके शरीर का फ्यूल भोजन को कहा जाता है, लेकिन एटीपी आपको ऊर्जा के मुद्रा के रूप में दिखाई पड़ता है कहीं कहीं पे। मतलब क्या हुआ कि सर ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव में क्या होगा, पहले पायरुविक एसिड में टूटेगा, और ये पायरुविक एसिड यानी कि पायरुविक अम्ल किस में टूटेगा सर, एटीपी में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे सर, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के उपस्थिति में, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। तो चला जी, आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोशिका के डैश में ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, तो ग्लूकोज से पायरुवेट कहां पे बनता है सर, कोशिका द्रव में बनता है, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो सर माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड जो है वो आपका किस में टूट जाता है, तो सर एटीपी यानी कि ऊर्जा में टूट जाता है। या आप कह सकते हो सर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो सर ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज का क्या होता है सर, आप कह सकते हो पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यह भी आप कह सकते हो। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सर ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और चूंकि इसमें डीएनए भी पाया जाता है तो इसे एक प्रकार का विलक्षण कोशिकांग भी कहा जाता है। और साथ ही सेल विद इन सेल की चर्चा की जाएगी तो किसका नाम लेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लेंगे। मेरे मित्र आप कहेंगे सर केंद्रक है, मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि कोई भी हमारा अगर डेवलप्ड कोशिका है, विकसित कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो क्या होगा सर, सॉरी प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक सेल है, तो क्या होगा सर, उसमें जो केंद्रक होगा वो पूरी तरह से विकसित होगा। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो केंद्रक होते हैं ये क्या करते हैं, तो सर जिस तरह हमारे देश में केंद्र सरकार सारी चीजों को नियंत्रित करती है, उसी तरह कोशिका के अंदर होने वाले जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सभी को नियंत्रित करने वाला जो अंग होता है वो क्या कहलाता है सर, कोशिका का केंद्रक कहलाता है। यानी कि कोशिका को संपूर्ण रूप से नियंत्रित करने वाला भाग कौन है, तो सर कोशिका का केंद्रक है। नेक्स्ट है राइबोसोम। अभी जस्ट आप सबों ने देखा है कि इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। आपको एनिमल रिप्रोडक्शन के बारे में यह बताना है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। मेरे मित्र पहला ही चीज गलत है, यहाँ पे गर्भाशय में नहीं होता है। जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, ये फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में। जबकि कहा जा रहा है कि मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है। ये क्या है सर, गलत। तो पहला ऑप्शन ही आपको गलत मिल गया। आइए बाकी का जो 3 है उसको भी चेक कर लेते हैं। अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है। अमीबा में सर बाइनरी फ्यूजन होता है, बिल्कुल सही है। शुक्राशय मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है। सिर्फ शुक्राशय ही नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे प्रोस्टेट को भी ऐड कर दें तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर शुक्राशय और प्रोस्टेट मानव नर में मौजूद क्या है सर, तो एक प्रकार की ग्रंथि है। ध्यान में रखेंगे, शुक्राशय को हम लोग क्या कहते हैं, तो सर इसको हम लोग सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। और प्रोस्टेट से क्या होता है, तो सर प्रोस्टेट फ्लूइड निकलता है जो सीमेन में एक स्पेशल प्रकार के गंध का कारण होता है। और सर ये शुक्राशय और प्रोस्टेट दोनों क्या है,
तो मानव नरों में मौजूद एक ग्रंथि है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो रीजेनरेशन की प्रोसेस होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रजनन का मतलब हम लोग लैंगिक प्रजनन नहीं समझेंगे, क्योंकि एनिमल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो आप सभी कहेंगे कि सर कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा, गलत क्या होगा? तो सर पहला हमें क्या चुनना था सर, कौन सी विशेषता गलत है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कि जल और गैस से कॉर्क को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में डैश पाया जाता है। बहुत सारे मित्र कहेंगे सर व्हाट इज कॉर्क, कॉर्क क्या होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जैसे जैसे सर पेड़ पुराना होता है तो उसका जो जड़ होता है या फिर तना होता है या फिर तना का जो ऊपरी भाग होता है वो भी क्या होता है सर, पुराना हो जाता है। तो सर जड़, तना और इसके जो स्टेम वगैरह के पार्ट होते हैं उसकी जो बाहरी सेल होती है उसमें कोशिका विभाजन होती है, और बाहरी सेल में जब कोशिका विभाजन होती है तो वो क्या होता है? तो सर पूरी तरह से मृत हो जाता है। और आप कह सकते हो कि वो प्लांट के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। मतलब ऊपर वाला जो छाल है वो जस्ट लाइक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। और सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि सर ये मोटा होता है, और अगर आप उस पर पानी वगैरह डालोगे तो वो प्लांट के अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए क्योंकि सर इसके मोटा होने का कारण है कि इसके ऊपर में सर सुबेरिन नामक रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जल और गैस से कॉर्क को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में डैश पाया जाता है, आप सभी याद रखना सुबेरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुबेरिन। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि इस कॉर्क का हम लोग इस्तेमाल भी करते हैं बोतल का ढक्कन बनाने के लिए, शैंपेन वगैरह का जो बोतल होता है उसका ढक्कन बनाने के लिए। ये अग्निरोधी होते हैं तो इसका उपयोग हम लोग एज अ इंसुलेटर भी करते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। आपके मन में आएगा सर सेलुलोज क्या है? तो आप सभी ध्यान में रखेना कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। आप कहेंगे सर क्यूटीन कहां पे होता है? तो मेरे मित्र आप सबों ने कई बार पढ़ा होगा कि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं यानी कि शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे होते हैं उसके बॉडी में बहुत ज्यादा पत्ती नहीं होती है, लीफ नहीं होती है, प्लस उसके बॉडी में क्या होता है? तो सर कांटा होता है ज्यादा। क्या कहते हो कि सर ये इसके बॉडी से ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए होता है, यानी कि जल हानि को रोकने के लिए होता है। मेरे मित्र आप सभी यहां पे ये भी ध्यान में रखेंगे कि जो शुष्क क्षेत्र में पौधे पाए जाते हैं उनके शरीर से जल हानि को रोकने के लिए या उसके शरीर के ऊपर में जो एक मोम जैसा सर पदार्थ होता है वो पदार्थ क्या है सर? क्यूटीन है। तो अगर आपसे कहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे के ऊपरी सतह पर मोम जैसी पदार्थ क्या कहलाती है? आप कहेंगे क्यूटीन कहलाती है। क्या है? तो एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। लिग्निन आपको कहां पे मिलेगा सर? लकड़ियों में मिलेगा। जो लकड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होता है किसकी उपस्थिति के चलते? तो सर लिग्निन की उपस्थिति के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट ट्राइहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट। बहुत सारे मित्र यहां पे कंफ्यूज होंगे कि गुरुजी धोवन सोडा को तो जनरली हम लोग Na2CO3 बोल के छोड़ देते हैं, सोडियम कार्बोनेट। मेरे मित्र ये गलत हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली Na2CO3 को हम लोग सोडा एस कहते हैं। आम बोलचाल के भाषा में सोडियम कार्बोनेट या धोवन सोडा बोल देते हैं, लेकिन ये केमिस्ट्री के रूप से लिखना और बोलना दोनों गलत है। ध्यान रखेंगे कि जब भी धोवन सोडा की बात करेंगे तो हम लोग Na2CO3 10H2O कहेंगे, यानी कि धोवन सोडा का जो अणुसूत्र होगा वो क्या होगा सर? Na2CO3 10H2O। चूंकि इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो सर 10 को हम लोग डेका कहते हैं, और वाटर के लिए हम लोग हाइड्रेट करते हैं तो सर इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? तो सर इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट पढ़ते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन को 30 डिग्री है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक डैश के बराबर होगा। मेरे मित्र यहां पे कहा जा रहा है कि एक प्रकाश की किरण दो माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर आपतित होती है, यानी कि आपतन कोण कितना है आपका?
आपतन कोण कितना है आपका? आप कहेंगे गुरुजी आपतन कोण हमारा 45 डिग्री है। फिर क्या कहा जा रहा है कि अपवर्तन कोण कितना है आपका? तो सर अपवर्तन कोण हमारा 30 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों दिया हुआ है, और अपवर्तन के दूसरे नियम से आप सबों को मालूम है कि साइन आई बटा क्या होता है गुरुजी? साइन आर। और ये क्या है? एक नियतांक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? स्नेल का नियम कहते हैं। या फिर साइन आई इक्वल टू साइन आर हम लोग इक्वल टू क्या कहते हैं? म्यू, यानी कि अपवर्तनांक कहते हैं। चला जी, ये जो अपवर्तनांक होता है ये क्या होता है? तो सर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। यानी कि ये वाला जो बात यहां पे लिखा गया है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो साइन आई बटा साइन आर तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है सर? अपवर्तनांक है। तो आप कहेंगे कि सर यहां पे आपतन कोण 45 डिग्री है, तो हम ये कह सकते हैं म्यू इक्वल टू क्या होगा? साइन 45 डिग्री। अब बटा क्या हो जाएगा सर? अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, तो सर साइन 30 डिग्री। चला जी, आप सबों को मालूम है कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। क्या कहिएगा सर जी? 1/√2 इंटू क्या हो जाएगा? 2/1। ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या होगा सर? 2/√2, नीचे रूट है हटाने के लिए सर हर पर में करण कर लीजिए। क्या कहेंगे आप कहेंगे गुरुजी ये 2√2 बटा क्या हो जाएगा सर? 2। ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि म्यू इक्वल टू कितना हो गया? √2। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, काम तमाम हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं? सर तिलचट्टा में पाए जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा लाग लपेटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में निम्न में से क्या सहायक होता है? महाधमनी का पार्ट, त्रिवलन का पार्ट, फुफ्फुसिया का पार्ट, कक्षों के बीच की भित्ति। ध्यान में रखेंगे कि जो कक्षों के बीच की भित्ति होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग सेप्टम कहते हैं। और ये क्या होता है? तो सर ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को आपस में मिलने से रोकने में सहायक होता है। आप कहेंगे आपने कैसे कह दिया गुरुजी? मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। आपका 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग लेफ्ट साइड और राइट साइड के चैम्बर की बात करते तो कहते सर बायां आलिंद बायां नीलय, दायां आलिंद दायां नीलय, कुछ इसी तरीके से कहते हैं। आप सभी ध्यान देंगे कि ये जो हमारा हार्ट का संरचना है, इसमें यहां पे ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स लिखा हुआ है और लेफ्ट आर्ट्रियम लिखा हुआ है। मतलब क्या हुआ? बायां आलिंद बायां नीलय, यानी कि ये पूरा पोर्शन आपका बायां आलिंद और बायां नीलय हो गया। इधर राइट वेंट्रिकल्स और राइट आर्ट्रियम, दायां आलिंद दायां नीलय, ये पूरा पोर्शन आपका क्या हो गया सर? दायां आलिंद और दायां नीलय वाला भाग। मेरे मित्र, ये जो संरचना आप बीच में देख रहे हैं ना, इसी को क्या बोला जाता है? सेप्टम, जिसको डिवाइडिंग वाल कहा जाता है, जो कि ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को मिलने से क्या होता है? रोकता है या रोकने में सहायक होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। आपसे कहा जा रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किसी बार चुंबक के अंदर निर्दिष्ट होती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग किसी चुंबक की बात करते हैं चला जी, तो जो हमारा क्षण चुंबक होता है उसका नॉर्थ पोल ये हो गया और साउथ पोल ये हो गया। क्या कहते हो कि गुरुजी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है और साउथ पोल पे जाकर के खत्म हो जाती है, कुछ इसी तरीके से निकलती है। ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं बाहर से आपको दिखाई पड़ती है वो कहां से? तो सर नॉर्थ से साउथ। कहां से सर? नॉर्थ से साउथ आपको दिखाई पड़ती है, नॉर्थ से साउथ। ये क्या है सर? बाहर से। लेकिन ये अंदर से जो यहां पे प्रवेश कर रही है, ध्यान में रखेंगे कि इस दोनों पोल को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो सर चुंबकीय रेखा, अगर चुंबकीय बल रेखा इसमें इंटर की है तो ये अंदर ही अंदर क्या होगा? तो सर साउथ से फिर नॉर्थ पे आ जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाहर से इसकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से क्या होगी सर? साउथ की तरफ होगी। लेकिन अगर हम लोग इसके अंदर में बात करेंगे तो चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन क्या होगी सर? चुंबकीय बल रेखा की डायरेक्शन अंदर में साउथ से नॉर्थ की ओर होगी, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान में रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो प्रबलता होती है वो चुंबकीय ध्रुवों के पास ज्यादा होती है। यह भी आपको ध्यान में रखना होगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की प्रबलता चुंबकीय ध्रुवों के पास ज्यादा होती है, और जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाते जाती है सर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो
प्रबलता होती है वो घटती चली जाती है। साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है सर? अगर इंटरसेक्ट करेगी तो दो डायरेक्शन बनेगा, जो कि संभव ही नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र, एक ही चुंबक दो क्षेत्र में जाकर के क्या करे सर? चुंबकीय क्षेत्र को क्रिएट करे या चुंबकीय बल रेखा को क्रिएट करे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? आपसे कहा जा रहा है कि इन तीनों में से कौन सा कथन आयनिक कंपाउंड के लिए सही नहीं है। याद कीजिए मैंने आपको इसी रेलवे साइंस 3200 के सेट डिस्कशन में आयनिक यौगिक से संबंधित 4 महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज बताया है। ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन है उसी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। पहले ऑप्शन में है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। मेरे मित्र ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि जो आपका सहसंयोजी यौगिक होते हैं उसके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिक की अपेक्षा निम्न होती है। दूसरा, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। बिल्कुल सही है। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते हैं, यह भी बात सही है। और आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। चला जी, ये भी बात सही है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है? आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये आयनिक यौगिकों के लिए सत्य नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान कीजिए। मेरे मित्र यहाँ पे संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या दी हुई है और आपको यहाँ पे गलत क्रम पहचानना है। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर संयोजी कोष क्या होता है? तो किसी भी परमाणु का जो सबसे बाह्यतम कक्षा होता है उसे संयोजी कक्षा कहा जाता है, और इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है? सर संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपसे यही करा जा रहा है कि किसी भी तत्व का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उसका सही क्रम क्या है। क्या कहिएगा कि सर ये तो हमें मालूम है। अगर हम लोग बात करते हैं एल्युमिनियम की संरचना की, तो हम लोग क्या कहते हैं कि गुरुजी एल्युमिनियम की जो संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो होती है 3। अगर हम लोग बात करते हैं फास्फोरस की, तो क्या कहते हैं सर? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो 2 8 5, इसमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएगी। सिलिकॉन का 14, तो 2 8 4, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। सल्फर का सर, तो सर 6 हो जाएगा। क्लोरीन का तो गुरुजी 2 8 7 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे सजाया है। एल्युमिनियम का सर पहले है तो 3, फिर है आपका फास्फोरस, तो यहाँ पे 5, और फिर क्या है सर? फास्फोरस के बाद सिलिकॉन, फिर आपका 4, और फिर क्या है सर? सल्फर आपका तो 6, और फिर क्या है आपका? क्लोरीन, तो आपका है सर 7। मेरे मित्र ये क्रम आप देख रहे हैं क्या? आप ये क्रम देख रहे हैं, इस तरह से लिखा गया है। और ये संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ नहीं किया है मैंने सर, स्केल के आधार पर इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताया है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 5 से छोटा 3 है, ये तो सही है यहाँ, और साथ ही यहाँ पे भी बड़ा साइन दिया गया है, तो ये 5 से बड़ा कैसे? 5 से बड़ा ये हो जाएगा, सॉरी 5 जो है वो 4 से छोटा कैसे हो जाएगा सर? यहां पे फिर 4 जो है वो 6 से छोटा दर्शाया गया है। आप क्या कहेंगे कि सर ये क्रम उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। तो मेरे मित्र एक तो आपने चेक कर लिया कि सर उल्टा पुल्टा है। दूसरा देखिए कि बोरोन है आपका, नाइट्रोजन है, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, तो इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। नाइट्रोजन का तो आप कहेंगे सर नाइट्रोजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो वो कितना हो जाएगा? 2 और 5। तो मेरे मित्र नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 5। ऑक्सीजन 2 6, ठीक है सर। और फिर फ्लोरीन आप कहेंगे सर 2 और 7, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 9 होता है। फिर नियोन है तो आप कहेंगे सर 8। मेरे मित्र इसका देखेंगे, आप क्या कहेंगे कि सर इसका तो सही क्रम दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे सही क्रम दर्शाया जा रहा है कि 3 जो है वो 5 से छोटा है, और 5 6 से छोटा है, और 6 जो है वो 7 से छोटा है, और 7 जो है वो 8 से छोटा है। अब सोडियम में आइएगा तो सोडियम के संयोजी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मैग्नीशियम में 2 सर, एल्युमिनियम में 3, फास्फोरस में क्या मिलेगा? 5। तो सर यहाँ पे भी सही क्रम दर्शाया हुआ। आर्गन में आपको 8 मिलेगा। आप कहेंगे सर ये भी सही क्रम, ये भी सही क्रम, ये भी सही क्रम। अब ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए गलत क्रम की पहचान करना था, तो गलत तो हमारा यही लग रहा है, बाकी ये तीनों क्या होगा सर? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण वायु माध्यम
माध्यम से जल माध्यम जिसका अपवर्तनांक 1.3 में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री और अपवर्तन कोण y डिग्री है, अनुपात साइन y बटा साइन x का मान क्या होगा। मेरे मित्र बिल्कुल ही सरल सा क्वेश्चन है। आपका अपवर्तनांक म्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 18 को सॉल्व करें तो सर म्यू दिया हुआ है 1.3, जो आपका एंगल आई बन रहा है वो कितना है सर, साइन आई, या आप कह सकते हो आपतन कोण कितना है, तो सर आपतन कोण जो है वो x डिग्री है। आपतन कोण आपका कितना है x डिग्री, अपवर्तन कोण कितना है, आप कहेंगे गुरुजी अपवर्तन कोण जो दिया हुआ है वो हमारा y है। क्या पूछा जा रहा है, साइन y बटा साइन x, आपको बताना है साइन y बटा साइन x इक्वल टू व्हाट। चला जी, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सभी को मालूम है कि साइन i बटा साइन r क्या होता है, कांस्टेंट क्या लिखते हैं, म्यू लिखते हैं। चला जी, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी साइन आई के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो आपतन कोण हमारा x डिग्री है, साइन x लिखेंगे, और साइन r के जगह अपवर्तन कोण कितना है हमारा, तो गुरुजी y, तो साइन y लिखेंगे। म्यू के जगह अपवर्तनांक कितना है 1.3, आप कहेंगे 1.3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू 1.3 इंटू साइन y, 1.3 इंटू साइन y। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि साइन y बटा साइन x का वैल्यू क्या होगा। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर हम लोग साइन y बटा साइन x करेंगे, साइन y बटा साइन x करेंगे, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हो जाएगा 1 बटा 1.3। क्या हो जाएगा 1 बटा 1.3। ध्यान दीजिए कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वाला वैल्यू आएगा, और सर एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यू आएगा। तो साइन y बटा साइन x हम लोग 1 बटा 1.3 नहीं लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर शौक से लिख सकते हैं। तो यही तो पूछा जा रहा है चेला जी कि साइन y बटा साइन x का मान ज्ञात कीजिए, आप कहेंगे 1 बटा 1.3। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कि जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण डैश होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। मेरे मित्र बताइए, मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया, कई बार बताया है कि जब भी प्रेरित धारा की बात की जाएगी तो हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें फ्लेमिंग साहब ने क्या बताया था कि अगर हम लोग अपने दाएं हाथ की 3 उंगली को कुछ इस तरह से रखें कि वो समान कोण पे हो, ध्यान दीजिएगा समान कोण पे मतलब क्या, समान कोणिक हो, मतलब तीनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन हो, तो अंगूठा चालक के गति को बताएगा, जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, जबकि जो मध्यमा है ये किसको बताएगा, प्रेरित धारा को बताएगा। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आंसर 90 डिग्री होगा। बिल्कुल चला जी, आप ये कह सकते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण 90 डिग्री होता है तो प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्न में से किस यौगिक का क्वथनांक अधिक होता है। ध्यान रखेंगे एथेनॉल अल्कोहल की बात की जा रही है, इसकी बीपी अगर हम लोग देखेंगे तो 78.37 डिग्री सेल्सियस। मीथेन इसका तो सर गैस है, माइनस में चला जाएगा, -161 पॉइंट कुछ होता है। एसिटिक अम्ल की अगर हम लोग बीपी की बात करेंगे तो 118 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और क्लोरोफॉर्म की बात करेंगे तो 61.2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछा जा रहा था एसिटिक अम्ल, सही आंसर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि क्रमशः 2 ओम और 3 ओम के 2 प्रतिरोध एक 15 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो R2 प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। कई बार बताया है कि जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो सर सभी प्रतिरोध से समान धारा बहेगी, सभी प्रतिरोध से क्या होगी, समान धारा बहेगी। क्या कहिएगा कि गुरुजी प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो टोटल प्रतिरोध हमारा 5 ओम हो गया, 15 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। क्या कहा जा रहा है कि धारा क्या होगा, हम सबों को मालूम है कि I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बटा R। क्यों, क्योंकि सर V इक्वल टू तो IR होता है, तो I इक्वल टू V बटा R, 15 बटा 5 कितना हो जाएगा गुरुजी 3। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। पहला
पहला स्टेटमेंट है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे जो प्रतिरोधकता की बात की जा रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ के प्रकृति और तापमान पर डिपेंड करता है, बाकी अन्य किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा है कि किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है। ये क्या है सर, तो सॉरी किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट से के क्षेत्रफल से स्वतंत्र होती है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करती है, तो उससे फ्री है। हम आप पे निर्भर नहीं है तो हम आपसे स्वतंत्र हैं। आप कहेंगे सर ये भी सही है। नेक्स्ट है कि एक शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता उसकी मिश्र धातु से अधिक होती है, ये गलत है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, अधिक होती है उसके शुद्ध धातु से। तो आप कहेंगे सर तीसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, सही में हमारा 1 और 2 है। बिल्कुल सर, तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कि C6H10 यौगिक का अगला समजातीय श्रेणी सदस्य कौन सा होगा। पहला चीज आप सभी याद रखना कि C6H10 की बात की जा रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग हेक्साइन कहेंगे। क्या कहेंगे, हेक्साइन कहेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है। किस ग्रुप का कंपाउंड है, एल्काइन ग्रुप का, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। ध्यान दीजिएगा कि CnH2n-2 होता है, एल्काइन ग्रुप का कंपाउंड है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका अगला समजातीय श्रेणी क्या होगा, तो आप कहेंगे अगला कार्बन 7 वाला होगा। तो चला जी, n के जगह अगर 7 रखेंगे, n के जगह अगर 7 रखेंगे तो 2 × 7-2 क्या कहोगे कि गुरुजी C7 7 दूना 14 -2 कितना हो जाएगा, C7H12। 7 कार्बन है, इसको हेप्टाइन पढ़ेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लेके जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि परावर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य है। सर अवतल दर्पण के लिए भी सत्य है, उत्तल दर्पण के लिए भी और समतल दर्पण के लिए। मतलब सही आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि परावर्तन का नियम जो है वो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन के लिए भी सत्य है और सभी प्रकार के दर्पण के लिए भी क्या है सर, सत्य है। इवन जहां पे भी परावर्तन की प्रक्रिया होगी वहां पे परावर्तन का नियम का क्या होगा, पालन होगा। मेरे मित्र आपके आज के इस सेशन में टोटल 24 क्वेश्चन थे, जिसको आपने आसानी से और अच्छे से डिस्कस कर लिया है। मेरे ख्याल से अब अगर आपको इससे संबंधित किसी प्रकार का अन्य क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी मित्र आगामी ALP एंड या फिर आप NCERT साइंस फाउंडेशन क्लास 6 से लेकर के 10 तक पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी जुड़ सकते हैं हमारे साथ हमारे पेड कोर्स में। ध्यान दीजिएगा कि पेड कोर्स से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, तो सर 9065-970477 पे एक बार कॉल करके सारी जानकारी ले लेना है कि आपको किस एग्जाम के लिए पढ़ना है और साइंस को किस लेवल से पढ़ना चाहते हैं। और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।